हाँ मैं गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन मैथशाला पे। बच्चों आज जो है एनएमएस की जो मैथ की सीरीज है उसका अंतिम वीडियो है और इस वीडियो का नाम है व्रत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों व्रत। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे मैथ के अंदर एक दो प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे किसी भी राज्य के एनएमएस की परीक्षा हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले ये प्रेरणादायक शुभ विचार है, खुद को इम्प्रूव करने में ध्यान दीजिए, ना कि किसी के सामने प्रूफ करने में। बहुत सुंदर लाइन है। इसके बराबर में कुछ सफलताएं बच्चों जो हमारे मार्गदर्शन में बच्चों ने अर्जित करी हैं। 77 बच्चे राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति में चयनित हो चुके हैं, 15 श्रेष्ठा में, 8 अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 9th में और 2 बच्चे नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में, 1 बच्चा नवोदय विद्यालय कक्षा 9th में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। और व्रत, वीडियो का नाम है व्रत। ठीक, तो देखिएगा इधर। देखिए बच्चा, ये सबसे पहले व्रत है। ये जिस बिंदु से खींचा जाता है उसको बोलते हैं व्रत का केंद्र। ठीक है, व्रत के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है बच्चा? त्रिज्या। ठीक है, अब व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। अब एक व्रत के अंदर कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं बच्चा? बहुत सारी हो सकती हैं। देखो इसको यहाँ मिला दिया, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है इसकी, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, ये भी त्रिज्या है। तो बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो व्रत में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? असंख्य। त्रिज्या क्या होती है ये जान लीजिए। व्रत के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चा? रेडियस। समझ में आ गई? आगे दूसरी है, देखिए व्यास। व्यास जानने से पहले जीवा जान लो। जीवा को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा कॉर्ड। ये क्या होती है? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक है, व्यास क्या है? व्यास क्या है? व्रत की सबसे बड़ी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा है बच्चा, सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर जाती है। तो अब इसमें व्यास कितने हो सकते हैं? व्यास भी बहुत सारे, जब त्रिज्या हो जाएंगे तो व्यास भी बहुत सारे हो जाएंगे। असंख्य है ये भी, क्योंकि एक व्रत के अंदर कितनी त्रिज्या हो सकती हैं, तो ये भी असंख्य हो जाएंगे। ठीक है, अब लेकिन लंबवत व्यास किसी भी व्रत में दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे? यहाँ जान लीजिए। देखिए इधर एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो ही व्यास हैं जो एक दूसरे पर लंबवत बनेंगे। तो लंबवत व्यासों की संख्या अगर पूछी आ रही है तो वो बच्चा हो जाएगी 2। बाकी व्यासों की संख्या पूछी आ रही है तो ये भी असंख्य हो जाएगी। ठीक है, लेकिन व्यास क्या? सबसे बड़ी जीवा है जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, परिधि पर स्थित। अब ये सारी जीवाएं, ठीक है, ये क्या है जो नीले कलर में दिखाई दे रही है, ये आपकी जीवाएं। ये परिधि के किसी भी बिंदु, लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं जा रही। क्या है? केंद्र से होकर नहीं जा रही है। ठीक है, अब देखिए इधर व्रत और जीव त्रिज्या में क्या? व्यास में, व्यास को बच्चा बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। कितना होता है? तो दोगुना होता है। अगर किसी की त्रिज्या व्रत की 7 है तो उसका व्यास कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखिए इधर, अब चलते हैं आगे। व्रत की परिधि। परिधि जान रहे हो? जो बाहर जो बाउंड्री आप देख रहे थे, ये होती है 2 पाई r के बराबर। किसके बराबर होती है? 2 पाई r के बराबर। और इसका जो क्षेत्रफल है
वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और पाई को हम 22/7 मान लेते हैं, ठीक है। अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, तो 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, 7 से 7 कट गया, कितनी आ गई 44 आ गई, कितनी आ गई 44। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है तो 7 से 7 कट गया, तो 22 सत्ते 154, ठीक है। 7 अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर में आ जाएगा और ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता। तो आपको क्षेत्रफल समझ में आ गया और जीवा समझ में आ गई। अब देखिए इधर, अब अगली हेड में डालिए, देखिए इधर त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड से पहले ये जान लीजिए सीकेंड। सीकेंड क्या होती है बच्चा, सीकेंड होती है वृत्त के, है ना, इस तरीके से काटने वाली रेखा, ठीक, इसको बोलते हैं सीकेंड। या छेदक लाइन जो प्रतिच्छेदित करे, है ना, वृत्त की परिधि को मिलाए नहीं, क्या करे, प्रतिच्छेदित कर दे, तो इसको बोलते हैं सीकेंड। अब देखिए इधर, अगर यहां जान लीजिए वृत्त ये है और ये है। अब देखिए अगर जीवा द्वारा किसी वृत्त के हिस्से 2 किए गए, किसी भी जीवा द्वारा वृत्त के हिस्से कितने करे गए बच्चा, 2, तो इसको कहते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, नीचे वाला माइनर सेगमेंट है, ठीक है, नीचे वाला माइनर सेगमेंट है, यानी कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ये लघु है नीचे वाला, सॉरी, ऊपर वाला दीर्घ है, क्योंकि जो बड़ा है वो दीर्घ, जो छोटा है वो लघु। तो ये माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, ठीक है। अगर किसी भी वृत्त के हिस्से 2 किए गए बच्चा, ये वाला इस तरीके से, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, तो अगर यहाँ कौन बांट रहा है, यहाँ त्रिज्या बांट रही है, ध्यान रहे, यहाँ जीवा बांट रही थी, तो जब जीवा बांटती है तो सेगमेंट बनता है, जब त्रिज्या बांटती है तो त्रिज्यखंड बनता है, त्रिज्यखंड बनता है। इसको बोलते हैं सेक्टर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चा, सेक्टर। तो ये मेजर सेक्टर है, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये माइनर सेक्टर है, यानी लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अभी एक बहुत बढ़िया प्रमेय करवाएंगे आपको, तो आप जिसके बहुत ज़्यादा सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है। देखिए इधर, अगर कोई भी वृत्त इस तरीके से है कि, तो अब क्या होता है कि जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण है वो वृत्त की परिधि पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है, यानी कि दूना होता है, सॉरी, वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है वो वृत्त की परिधि पर बने कोण का कितना होता है बच्चा, दूना होता है। समझ में आ गई बात। अगर ये x दे रखा है तो ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब देखिए इधर, यहाँ जान लीजिए, अगर ये वाली मैं स्थिति बदल दूं और इसको ऐसे कर दूं, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए भाई, अब देखिए इधर, यहाँ जान लीजिए, यहाँ पर क्या है, देखिए इधर कि ये जो अगर यहाँ पर कोण x बन रहा है, यहाँ पर x, यहाँ पर जो कोण x बन रहा है, तो अब ये वाला कोण 2x नहीं बनेगा। कौन सा वाला कोण 2x बनेगा, कोण तो 2x बनेगा, लेकिन ऊपर वाला कोण 2x बनेगा। यहाँ देखिए ऊपर बनना था तब नीचे 2x आया है, अब यहाँ नीचे बन रहा है तो ऊपर 2x आएगा। अब अंदर वाला कोण कितना हुआ,
कितना होगा 180 माइनस 2x, जो भी घटा देंगे 180 में से इसको घटा देंगे, ओ सॉरी 360 में से, 100 कितने में से 360 में से इसको घटा देंगे। ऐसे ही इसको 360 माइनस 2x अगर ऊपर वाला चाहिए तो ऊपर वाला निकल आएगा। अभी इसके प्रश्न हम कराएंगे आपको, तब आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। अब देखिएगा इधर एक और थ्योरम देखिए जो अच्छा रिजल्ट है आपका, ये दूसरा है। अब देखिएगा इसमें, अब वृत्तखंड आप जान गए, तो इस तरीके से अगर कोई कोण बनते हैं, देखिए इधर, तो इस वाले कोण का मान बराबर होगा। अगर ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। वृत्तखंड तो मैंने बताया दिया आपको, क्योंकि ये सीकेंड ने बांटा है तो क्या बन गया, ये वृत्तखंड बन गया। ठीक है, ये जीवा ने बांटा है तो ये एक ही वृत्तखंड, तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या बन गया बच्चा, समान होते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए इधर अगली थ्योरम देखिए भाई, कि देखिए इधर अगर वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब डाला जाता है तो ये जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये 3-3 की हो जाएगी। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, हाँ ठीक है, तो ये क्या है, जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक, कब? जब कोई लंब वृत्त के केंद्र से डाला जाए, भागों में बांटता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे अगली चीज देखिए भाई, चक्रीय चतुर्भुज। ये भी बहुत पूछा जाता है सवाल। अब ये हम कुछ सवाल कराएंगे आपको इसके। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने आपके किस पे हों, वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो, ये बी, ये सी, ये डी, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इधर अब अगली डालिए त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। देखिए इधर अभी त्रिज्यखंड मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ऊपर वाला मेजर और नीचे वाला माइनर, यानी कि जो छोटा हिस्सा है वो लघु त्रिज्यखंड और ऊपर वाला बड़ा त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आता है वो आता है बच्चा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा क्या है, ये इसका मान है, और आर क्या है, ये वाली त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्याओं का मान हमेशा समान रहता है। ये देखना, वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या का मान समान रहता है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, चाहे जितनी त्रिज्या खींचोगे। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसकी प्रत्येक त्रिज्या का मान 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर जैसे मान लीजिए आर का मान 7 है और थीटा का मान 60 है, तो इसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई गुणा आर का मान 7 गुणा 7 और 60 बट्टे 360, इसको इससे काट देंगे ये, तो कितना आ जाएगा 49 पाई बटे और 6, और पाई का मान और लगा दीजिए कितना 22 बटे 7, तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 7 बार, तो 22 सत्ते 154 बटे 6 है ना, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आर का मान मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, आर का मान सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। समझ में आ गई। तो ये तो आप इस तरीके से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अगर आपके प्रश्न में आता है। ठीक है, अब देखिए इधर अगर ये पूछा जाए कि त्रिज्यखंड की लंबाई बताइए कितनी, नहीं सॉरी चाप। अब देखिए इधर, तो ये जो बचा हुआ है इसको बोलते हैं, ये तो त्रिज्यखंड है। अब देखिए इधर अगर कोई इस तरीके से चाप पूछ ले तो चाप की लंबाई होती है हमेशा आर थीटा एल बराबर, यानी कि त्रिज्या गुणा कोण, त्रिज्या गुणा कोण, ये इस वाले चाप की लंबाई आ जाएगी, केवल क्षेत्रफल नहीं, इस वाली चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी, त्रिज्या गुणा कोण, तो इस वाली त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर यहाँ पर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, आर थीटा, यानी कि त्रिज्या गुणा कोण।
बटे 360 होता है बच्चा गुणा 2πr, हाँ ये होता है 2πr गुणा कोण बटे 360, ये चाप की लंबाई होती है। मैं थोड़ा गलत बता गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे। इसको मैं करके दिखाता हूँ। 22/7 गुणा 7, 60/360, ये 6 बार, ये 7 से 60 कट गया, तो ये आपका क्षेत्रफल 27/154/6, ये से इसे काट देंगे 3 बार, तो ये आपका आ गया 22/7, 22/3 सॉरी बेटा, 22/3 मीटर लंबाई आ जाएगी चाप की। कितने आगे, वो क्षेत्रफल था और ये आपकी लंबाई आ गई, ठीक है। दोनों चीज़ समझ में आ गई, हाँ दोनों चीज़, ठीक है। ये चाप की लंबाई हो गई, वो आपका क्षेत्रफल हो गया। तो अब देखिए इधर सबसे लास्ट टॉपिक है इसमें, अब वो शुरू कर लेते हैं इसमें, ठीक है। चतुर्भुज, ये भी बहुत पूछा जाता है सवाल, अब ये हम कुछ सवाल कराएंगे आपको इसके। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने आपके किस पे हों, वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो, ये बी, ये सी, ये डी, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चा, ऐसी स्थिति में ये होता है कि जैसे इन दोनों का मान कितना आएगा, 180 अंश आएगा। कब, जब कोई वो क्या कहते हैं चतुर्भुज चक्रीय है और बी और डी इनका मान 180 है, यानी कि आमने सामने के जो कोण है उन दोनों का योग कितना आ जाता है, 180 अंश आ जाता है, 180 अंश आ जाता है। अब देखिए इधर एक और चीज़ जान लीजिए कि जो जीवाएं हैं वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। क्या करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक। आपके ये कौन थी, 1 2 3 4 5 में है। तो इस तरीके से ये आपकी 5 थी डेफिनेशन। अब चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं आपके जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए भाई देखिए इधर पहला प्रश्न देखिए इधर, अब हमसे पूछा गया था एंगल BCD और BOD दे रखा है 30, यानी कि केंद्र पर बना कोण दे रखा है हमको बच्चा, क्या दे रखा है, केंद्र पर बना कोण दे रखा है 130 अंश। कितना दे रखा है, 130। परिधि पर पूछा तो 130 का आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, 130 का आधा 65, क्योंकि परिधि पे बने हुए कोण का दूना होता है केंद्र पर बना कोण। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, जब ये दे रखा है तो 2 का भाग दे देंगे, तो निकल आया हमारा 65। कितनी देर लगी हमको, 1 सेकंड भी नहीं लगी। तो ये सवाल आने चाहिए आपको। अब देखिए इधर ये वाला जो चतुर्भुज है, ये कैसा चतुर्भुज है बच्चा, चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। हमसे बी का मान दे रखा था PQ, अच्छा PQ RS डाल लीजिए। देखिए इधर तो हमसे पूछा गया, देखिए Q का मान दे रखा है, S का पूछा है। तो अभी मैंने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, क्योंकि ये चतुर्भुज कैसा है, PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है बच्चा, आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो 180 में से 70 घटा देंगे, आ गया जी 110। तो बहुत जल्दी से हो गए ना दोनों प्रश्न, देखने में कितना डर लगता था और बहुत हमें देखिए ऊपर वाला जो प्रश्न है, एक चीज़ जाननी है, ये NMS 23 में आया हुआ प्रश्न है, ये NMS 24 में आया हुआ प्रश्न था, और NMS 25 में भी आया, मैं उसको भी करा रहा हूँ आपको। देखिए इधर ऊपर वाला जो प्रश्न है वो 2022 में आया है, और नीचे वाला जो प्रश्न है वो आपका 2025 में आया है। तो ये मेरे ख्याल से हाँ चलिए 2022 में 2025 में आया, ठीक है 4। अब देखिए इधर अब हमसे क्या है, देखिए इधर बी का मान दिए रखा था 85, और हमसे पूछा गया था बच्चा प्रश्न में 26, कोण सी का मान बताइए। तो देखिए हमें चित्र में दिखाई दे रहा है ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो सीधे सीधे आपको करना क्या था, 180 में से 85 घटा देने थे, सीधे सीधे आपका उत्तर आ जाता है जी 95। कितना आ गया जी 95, बस हो गया प्रश्न। अब देखिए नीचे वाला प्रश्न जो 2025 में आया हुआ है। अब इसमें क्या है कि हमसे ये वाला कोण पूछा गया है अंदर वाला। अब यहाँ गलती नहीं करनी है, मैंने कहा था अगर नीचे कोण बनेगा तो हमें ऊपर वाले का मान मिलेगा, हमें कितने का मान मिलेगा, ऊपर वाले का। तो ये 100 है तो ऊपर वाला कितना हो गया 200। अब अंदर वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से 200 घटा देंगे, तो कितना आ गया जी 160। कितना आ गया 160। हमसे पूछा क्या था अंदर वाला निकालने के लिए क्या कर दिया हमने, 360 में से घटा दिया। तो ये थे आपके चारों प्रश्न। चलिए अब स्पर्शरेखा, इधर सबसे लास्ट वाला टॉपिक है ये अंतिम, और इसमें क्या होता है देखिए, इसमें बात करेंगे हम स्पर्शरेखा की।
तो स्पर्श रेखा क्या होती है? ऐसी लाइन या ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को किसी बिंदु पर टच करे, ठीक है। जिस बिंदु पर टच करता है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। अंग्रेजी में बात करें तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और स्पर्श रेखा को बच्चे बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। समझ में आ गई। और सेकेंड होती है छेदक लाइन, यानी कि जो वृत्त को दो बराबर इस दो जगह काटे, ये दो जगह काटे इस तरीके से, ये कहलाएगी छेदक यानी कि सीकेंट। क्या कहलाएगी? सीकेंट। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं बच्चा छेदक लाइन। मैं पहले बता दिया था, दोबारा बता दे रहा हूँ। समझ में आ गई? त्रिज्या केवल स्पर्श कर रही है, काटेगी नहीं। सीकेंट दो जगह काटेगी वृत्त को, तो वो कहलाएगी छेदक लाइन, ठीक है। समझ में आ गई? दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखिए इधर दो है ना स्पर्श रेखा हमेशा समान कोण अंतरित करती है। किस पर? केंद्र पर, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर ऐसा है तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। अगर दो स्पर्श रेखाएं समान कोण बना रही हैं तो वो स्पर्श रेखाएं कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अच्छा, कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए इधर आप कुछ सवाल देख लेते हैं स्पर्श रेखा। अच्छा, एक चीज़ तो जान लीजिए, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। किसी भी बाह्य बिंदु से किसी भी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बच्चा? अधिकतम दो। कितनी? अधिकतम दो, ठीक है। एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। चलिए अब देखिए कुछ सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, उन दोनों प्रश्नों कराते हैं, इसके बाद वीडियो खत्म कर। हमें देखिए इधर पहला वाला जो है वो NMS 23 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और इसमें हमसे पूछा गया था मान ये वाला, कितना पूछा गया है? ये वाला एंगल T का मान बताइए। तो अब देखिएगा इधर ये कितना दे रखा है? 120 अंश। अब दे रहा है कि वृत्त के केंद्र से ये वाला जो कितना अंश का कोण बनना है बच्चा? 90 अंश का। ये वाला कितने अंश का कोण बनना है? 90 अंश का, है ना। वैसे भी है ना जीवा पर लंब होती है, जब त्रिज्या है ना, समझ में आ गई, वृत्त के केंद्र से कोई लंब डाली जाती है तो वो कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का। तो अब देखिए इधर, यहाँ जान लीजिए, देखिए इधर इसको मैं बता दे रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4, क्या बन गया? ये चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? ये चतुर्भुज बन गया। तो अब देखिए इधर, अब क्या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। कितना होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग? 360। तो अंक में 3 निकल आए, 90 + 90। तो इसको जोड़ देंगे, 120 + 180 कितना हो गया? 360। अब चारों का होता है 360, 3 का है 300, चौथा निकल आया, कितना आ गया जी? एंगल T 60 अंश। कितना आ गया? 60 अंश। तो अब देखिए इधर, अभी ये मैंने थ्योरी बताई थी, अगर वो समान कोण अंतरित करती है, यानी कि ये देखिए 90 अंश बना रही हैं दोनों, तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी? वो उनसे संबंध पूछा गया था इस वाले प्रश्न में। तो PT = PQ हो जाएगी। ये इस वाले पर आपको टिक करना था। आपसे ये पूछा गया था कि PT बड़ी होगी PQ से, या PQ बड़ी होगी PT से, या तीनों बराबर होंगे, या कोई नहीं। इस तरीके से ऑप्शन था। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से बस इतने प्रश्न थे आपकी वीडियो में। जितने भी आपकी काम की चीज़ें थी वो मैंने सारी करा दी, है ना। वैसे तो व्रत बहुत बड़ा पार्ट है, तो मैंने केवल आपको उतना ही पढ़ाया जितना आपके काम का है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। और जो भी बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर, उन्हें बता दे रहे हैं बच्चों, ये दोनों चैनल हैं, यहाँ आप किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति की तैयारी बिल्कुल निश्चित रूप से कर सकते हो। तो ठीक, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।